नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा के बारे में। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। अर्थात सागरीय जल के ऊपर उठकर स्थल की ओर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं उनको ज्वारीय तरंग कहा जाता है। उच्च या दीर्घ ज्वार यानी कि बड़े ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में। ऐसी स्थिति कब होती है? ऐसी स्थिति अमावस्या को या पूर्णिमा के समय ही आती है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोणीय स्थिति में होते हैं तब क्या आता है? तब छोटे ज्वार आते हैं, लघु ज्वार। ये स्थिति कब होगी? ये स्थिति होगी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो अधिकतम दूरी होने से उत्पन्न ज्वार को अपभू ज्वार कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो निकटतम दूरी के कारण उत्पन्न ज्वार को उपभू ज्वार कहते हैं। ठीक है। उसको अपभू, इसको उपभू। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद जो है वो भाटा आता है। एक ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट का समय जो है वो लग जाता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर एक ही समय में 2 बार ज्वार उत्पन्न होते हैं। एक तो चंद्रमा के सामने और दूसरा ठीक उसके पीछे के भाग में। चंद्रमा का ज्वार जो है वो उत्पादक बल सूर्य के बल से 2 गुना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र प्रसारी बल द्वारा ज्वार उत्पन्न होता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की जो आकर्षण शक्ति है वो एक साथ मिलकर कार्य करती है। परिणामतः उच्च दीर्घ ज्वार आता है। और ये स्थिति कब होगी? पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। आप चित्र में देख सकते हैं इसको। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर एक समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत में कार्य करेंगे। परिणामतः वहाँ लघु ज्वार आता है। ये स्थिति प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कोरल रीफ्स की। प्रवाल भित्तियों की इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। इसको ध्यान से देखिएगा कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण जो है वो मूंगा जीवों, जिसको संघ सिलेंट्रेटा में आते हैं, जो मूंगा जीव के अस्थि पंजरों के समेकन और संयोजन के द्वारा होता है। कुछ उष्णकटिबंधीय सागरों के उथले सागर तटों के सहारे प्रवाल पॉलिप द्वारा निर्मित भित्ति को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसके निर्माण में अनेक जीवों का योगदान होता है, जैसे कैल्शियमी शैवाल, हरा शैवाल, स्ट्रेमाटा, पोराटूड्स, गैस्ट्रोपिड्स आदि। प्रवाल के विकास के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 200 मीटर की गहराई, स्वच्छ जल, औसत सागरीय लवणता आदि होना चाहिए। रचना के आधार पर प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति यानी कि महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति को जो है वो तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये भित्तियाँ मकाऊ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया तथा भारत के मन्नार की खाड़ी और अंडमान में पाई जाती हैं। दूसरी जो है वो अवरोधक प्रवाल भित्ति है। सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उसके समानांतर स्थित वृहदाकार प्रवाल भित्ति को अवरोधक प्रवाल भित्ति कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है, जो अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 160 किलोमीटर है। वलयाकार प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करें तो ये द्वीपीय जलमग्न पठार के चारों ओर अंडाकार रूप में पाई जाती है। घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहा जाता है, जैसे फुराफुटी एटॉल। प्रवाल विरंजन क्या है? जब सागरीय तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रवाल शैवालों को अपने शरीर से निकाल देते हैं, जिसके कारण प्रवालों को आहार नहीं मिल पाता है और वे मर जाते हैं। ठीक है। शैवाल के निकल जाने से प्रवाल जो है वो सफ़ेद रंग के हो जाएंगे और इसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल विरंजन हिंद महासागर में अधिक पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं महासागरीय निक्षेप की, यानी कि ओशन डिपॉजिट्स। तो ये क्या है? वे समस्त अवसाद जो महासागरीय नितल पर अनंत समय से जमा होते चले जा रहे हैं महासागरीय निक्षेप कहलाते हैं। ठीक है। सागरों में ये जो निक्षेप हैं ये कई साधनों से प्राप्त होंगे, जैसे कि कुछ निक्षेप जो हैं वो स्थल से नदियों, लहरों और हवा के द्वारा अवसाद के रूप में प्राप्त होते हैं। कुछ निक्षेप जो है वो समुद्री पौधों, जीवों के अवशेषों के रूप में प्राप्त होंगे। महासागरीय निक्षेप अगाध रूप से नितलों पर विभिन्न परतों के रूप में जमे हुए होते हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि भूमिजीय स्थलीय निक्षेप और गंभीर सागरीय निक्षेप। तो भूमिजीय स्थलीय निक्षेप क्या है कि स्थल से विभिन्न साधनों द्वारा बहुत से पदार्थ
असंगठित रूप से महाद्वीपीय मग्न तट तथा मग्न ढालों पर जमा होते हैं। अवसाद के साथ साथ ज्वालामुखी पदार्थों तथा समुद्रीय जीव जंतु तथा पौधों के अवशेष भी विद्यमान रहते हैं। इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है, अतः सागरों में इनके निक्षेपण में श्रेणीकरण पाया जाता है। कणों का आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिज पदार्थों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: बजरी, रेत, सिल्ट, मृत्तिका या कीचड़। इन निक्षेपों में अधिकांश कण कठोर स्फटिक होते हैं जो रासायनिक परिवर्तन से कम प्रभावित होते हैं, परंतु मुलायम कण पंख के निर्माण में सहायक होते हैं। समुद्रों में पाया जाने वाला पंख निक्षेप रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि गंभीर सागरीय निक्षेप है आपका, तो ये निक्षेप जो है वो सामान्यतः अगाध सागरीय तल और महासागरीय गर्त में मिलते हैं। इस प्रकार के निक्षेपों में सागरीय जीव जंतु तथा सागरीय वनस्पतियों की अधिकता होती है। अन्य पदार्थों में ज्वालामुखी राख तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा मैग्नीज कण पाए जाते हैं। ये निक्षेप पंख कहलाते हैं जो हल्के भूरे रंग का होता है। जीवों में कुछ घुलनशील तत्वों से तथा कुछ अघुलनशील तत्वों से बने होते हैं। इनको चूना प्रधान और सिलिका प्रधान 2 भागों में विभक्त किया जाता है। फिलिप लेक ने गंभीर सागरीय निक्षेपों को दिए गए चार्ट के अनुसार विभाजित किया है। गंभीर सागरीय निक्षेप जो हैं उसमें कार्बनिक निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप हैं। कार्बनिक निक्षेप को चूना प्रधान और सिलिका प्रधान में बांटा गया है, जबकि अकार्बनिक निक्षेप जो है उसको लाल मृत्तिका और उल्का धूलि में बांटा गया है। बात करें चूना प्रधान की, तो उसमें ग्लोबी जेरिना पंख है और टेरोपोड पंख है। सिलिका प्रधान जो है उसमें डायटम पंख है और रेडियोलॉरियन पंख है। महासागरीय और महाद्वीपीय खनिज संसाधनों की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।